नमस्कार, मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल यानी डीजीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के लिए आज का दिन बहुत खास है, अंक तालिका के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज डबल हेडर मुकाबले हैं। आज 4 टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम का है जो केकेआर से भिड़ने वाली है, जबकि दूसरा मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों मुकाबले बेहद दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि यहां टूर्नामेंट लगभग अपना आधा सफर पूरा कर चुका है और अब यहां से सभी टीमों के लिए जरूरी है कि वो जीत दर्ज करते हुए अपने आप को अंक तालिका में कंफर्टेबल पोजीशन पर फिक्स कर दें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीत संघर्ष जो लगातार जारी रहने वाला है। क्या कुछ हो सकता है इन दोनों बड़े मुकाबलों में और किन बड़े खिलाड़ियों पर नजरें रहने वाली है, हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रमेश भाटिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे वरिष्ठ क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश मुदलियार सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज के दोनों मुकाबलों की हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जो कल का दिन खास रहा क्योंकि कल मुकाबला था दिल्ली का और इस मुकाबले को राजस्थान ने जीत लिया दिल्ली के खिलाफ। लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस हमने देखे जब खिलाड़ियों का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दिया, एम्पायर्स के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी, तो कहीं जीत का जश्न दिखाई दिया तो कहीं मायूसी भरी हार भी खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिली। संजय सर, कल का दिन राजस्थान रॉयल्स आपकी फेवरेट टीम भी थी, उसी अंदाज में इस टीम ने जीत तो दर्ज की है, लेकिन कई पल ऐसे आए हैं जो यादगार भी रहने वाले हैं और क्रिकेट के लिहाज से थोड़े ठीक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप जैसा बोल रहे हैं, क्रिकेट के लिहाज से जो आखिरी में जो लास्ट ओवर में ऋषभ पंत और पूरी टीम ने जो किया वो अच्छा नहीं किया उन्होंने, और उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर जो कल मैच हुआ, जैसे हमने कल बोला था, मैंने आपको, बहुत ही शानदार मैच हुआ। और कल जैसे हम बात भी चर्चा भी कर रहे थे कि राजस्थान की टीम क्यों अच्छी है, कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत बैलेंस है, और जिसमें खास करके बटलर, उनका तो जवाब ही नहीं है। मतलब अभी आधा टूर्नामेंट हुआ है और करीब करीब 500 रन के आसपास बना 3 शतक जड़ दिए इस खिलाड़ी कंटिन्यू, तो बहुत बड़ी बात है। और साथ में देवदत्त पडिक्कल और फिर बाद में संजू सैमसन, तो उनका तो बहुत ही, मतलब उसके बाद हिटमायर भी थे, ऐसा नहीं कि उनकी टीम में नहीं थे, तो उनके तो बहुत ही बढ़िया 222 रन बनाना 20 ओवर में और उसके बाद उसको चेस करना। पर मैं दिल्ली को भी क्रेडिट दूंगा कि दिल्ली ने बहुत अच्छा चेस किया और मतलब लास्ट ओवर तक वो लोग गए, लास्ट 3 बॉल तक वो लोग गए, और आखिरी की 3 बॉलों पे मतलब जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मुझे लगता है उसके कारण वो मैच हारे। और बिल्कुल जैसे हमने कल बात की थी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैच हुआ। बहुत हाई स्कोरिंग मैच था। मतलब आप देखिए कि 400, 450, 450 के आसपास रन बने और 20-40 ओवर के अंदर, 40 ओवर मतलब 3 बॉलें कम मान लीजिए, तो उसमें 40 ओवर ही माने हाँ मान लीजिए। तो बहुत ही शानदार मैच हुआ और वानखेड़े का विकेट, बहुत ही बैटिंग पैराडाइज विकेट पूरा, और बहुत जिसको बोलते हैं कि दर्शकों को भी कल देखने में बहुत मजा आया और एक बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। वैसे सर हाई स्कोरिंग मैच, राजेश सर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि अब ये जो परिस्थितियां बदल गई है, हम सिर्फ इस विषय पर बात करेंगे कि क्या अब 222 रन का टोटल भी सेफ नहीं रह गया इस फॉर्मेट में, ऐसे विकेट पर जहां रन अच्छे खासे बनते हो। क्योंकि हम देखें कि भले ही दिल्ली ये मैच में पराजित जरूर हुई हो, लेकिन वो अपने लक्ष्य के करीब आ गई थी। अब तक हम देखते हैं क्रिकेट का फॉर्मेट की जब भी इतना हाई स्कोरिंग मैच होता है तो दूसरी टीम जो बल्लेबाजी के लिए उतरती है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है कि एक लंबा रन चेस करना है, रन भी बनाना है, बॉल भी जाया नहीं करना है। लेकिन इसके बीच हम देख रहे हैं कि अधिकतर टीमें आखिरी ओवर तक मैच को लेकर आ रही है। तो क्या अब ये माना जाए कि 200 रन भी सेफ नहीं है? डेफिनेटली कुछ जो ग्राउंड्स हैं यहाँ पे के विकेट बहुत ही प्लेसिड विकेट है, जैसे कल वानखेड़े में हुआ। इसके बाद आप सीसीआई का ब्रेबोन स्टेडियम देख लीजिए, ये भी बल्लेबाजों के लिए जो है स्वर्ग है। उसके बाद आप पुणे में देख लीजिए, पुणे का विकेट भी जो है बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। सिर्फ डीवाई पाटिल इस टूर्नामेंट में ऐसा एक मैदान है जहाँ पे के विकेट जो है दोनों को, बैट्समैन और बॉलर को तो हेल्प करता है। और धीरे धीरे अभी मैं जो देख रहा हूँ कुछ मैचेस में है कि विकेट का चरित्र अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हीट पड़ रही है और लाल मिट्टी जो है अब धीरे धीरे भुरभुरा रही है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार मैच हो रहे हैं और विकेट जो है प्रॉपरली रोल होना और मेंटेन करने के लिए बराबर टाइम नहीं है। तो डीवाई पाटिल और वानखेड़े अगर जैसे जैसे इसमें मैच होंगे, मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जो है स्कोर जो है 200 के नीचे आते जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है एक मैच में जो रविंद्र जडेजा ने भी जो है वो चेन्नई और उसका मैच हुआ था,
उसमें भी जो है बैट्समैन 159 रन, चेन्नई, यस 159 रन का स्कोर था, टारगेट था, और उसको आखिरी बॉल पे जाके धोनी ने चौका मार के किया। तो 159 का टारगेट भी जो है बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। स्पिनर्स चुनौती बनेंगे आने वाले धीरे धीरे जो है, क्योंकि लाल मिट्टी का चरित्र ऐसा है कि वो भुरभुराती है धीरे धीरे, और वहाँ पर जो है गेंदबाजों को बाउंस भी मिलता है और टर्न भी मिलता है। लेकिन अब ये इसमें बैट्समैन की जो है स्किल्स का जो टेस्ट है, लेकिन फिर भी इस टूर्नामेंट के हिसाब से जो आपका सीसीआई का जो ब्रेबोन विकेट है और वानखेड़े है, ये बैट्समैन के लिए पैराडाइज है। और पुणे का भी विकेट का चरित्र जो है यही रहा है कि वो बैट्समैन के लिए पैराडाइज है। तो 200 रन का स्कोर भी जो है अभी सेफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कल भी जिस तरह का मैच हुआ है, तो 200 रन का स्कोर भी जो है सेफ नहीं दिखता है इस पर भी फिलहाल 200 रन का भी जो लक्ष्य है वो आसान बनाया जा सकता है। ये कल दिल्ली ने बताया। मैच भले ही जीत गई हो राजस्थान रॉयल्स, लेकिन दिल्ली ने भी अच्छे खेल का दिखाया, लेकिन खेल भावना का परिचय दिल्ली की टीम नहीं दे सकी। एक नो बॉल का इशू आखिरी ओवर में जो हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं कप्तान ऋषभ पंत का जो एक आचरण सामने आया है, वो क्रिकेटिंग की दुनिया के लिहाज से ठीक नहीं ठहराया जा सकता, जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आमतौर पर गली मोहल्ले के क्रिकेट में इस तरह खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने की तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन किसी इस लेवल के क्रिकेट में जो इतनी भव्यता, इतनी आकर्षकता को अपने साथ में लिए हुए है, जहाँ के यंगस्टर क्रिकेट और उससे जुड़ी भावनाओं से जुड़ते हैं, वहां पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो सर शुरुआत आपसे करूंगा और यही सवाल का जवाब आपसे भी मैं चाहूंगा, क्या कहें? बिल्कुल, और कल जिस हिसाब से जो कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए थी। दोनों इंदौर के एम्पायर थे। अब क्या होता है कि जब आप नेकेड आई से देखते हैं कि नो बॉल है, एक तो एम्पायर भी क्या होता है ऑलमोस्ट 30 यार्ड पे खड़ा रहता है, स्पर लेग एम्पायर भी, ये एक अच्छी बात कही आपने। और इसके बाद आप जब नेकेड आई से देखते हैं तो उस टाइम इतना तो 140 की स्पीड से बॉल आ रही है, फिर नेकेड आई है एम्पायर की भी, और वो भी इंसान ही है, तो उससे गलती हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो नो बॉल थी या नहीं थी, वो आप रिप्ले में देख के तो आप बोल सकते हैं कि नो बॉल थी, वो भी, लेकिन एम्पायर के डिसीजन उसका डिसीजन। और इसके बाद जो ऋषभ पंत ने किया, मतलब एक तरह से अब 3 बॉल पे उस बॉल पे भी छक्का लगा। और ये जो नियम है, नियम का ये जो क्रिकेट के नियम है, वो ये बताते हैं कि अगर आप उस बॉल पे आउट हैं तो वो थर्ड एम्पायर के पास जा सकते हैं, बट अगर उस बॉल पे छक्का लगा है तो फिर जो ग्राउंड एम्पायर है वो थर्ड एम्पायर के पास जाके चेक नहीं कर सकता कि नो बॉल है कि नहीं। वो केवल जो लाइन के आगे जो पैर जाएंगे बाहर जाता है पॉपिंग क्रीज वाला, वो नो बॉल चेक कर सकता है। तो वो वाला नो बॉल चेक नहीं कर सकता जो कमर के ऊपर की नो बॉल है। तो मुझे लगता है कि जो कल ऋषभ पंत ने किया, बाद में शेन वॉटसन ने बोला कि ये उनके जो टीम फ्रेंचाइज जो उनकी टीम मेट है उन्होंने ही बोल दिया ये ठीक नहीं है क्रिकेट के लिहाज से और ये नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जब 3 बॉल पे 3 छक्के लग गए थे तो वो तो कंट्रोवर्सी, इसके बाद उनको आपको नो बॉल तो मिली नहीं, मोमेंटम भी आपने शिफ्ट कर दिया, 5-7-10 मिनट मैच रुका रहा, एम्पायर आया, प्लेयर्स प्रवीण आमरे को आपने अंदर भेज दिया। मतलब जो जिसको बोल सकते जितनी आप गंदगी कर सकते थे आपने क्रिकेट के लिहाज से की, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी मेरे को लगता है 1-2 मैच का जुर्माना जरूर लगेगा, लग चुका है। सर मैं दर्शकों को बता दूं कि इस मामले में जो क्रिकेट से जुड़ी गवर्निंग बॉडी है उसने सख्त कदम उठाया है। ऋषभ पंत की मैच फीस की 100% जो मैच फीस है उसका जुर्माना लगाया गया है। प्रवीण आमरे जो कि सहायक कोच हैं, उन्हें 1 मैच के लिए बैन कर दिया गया है, जबकि एक और खिलाड़ी जो ऋषभ पंत का साथ दे रहे थे उनकी 50% जो फीस है उसमें कटौती की गई है। ये कार्रवाई फिलहाल की गई है। हाँ, तो आप देखिए, हाँ इस विषय में मेरा ये कहना है कि जो कल ऋषभ पंत का जो आचरण था, जो उन्होंने शो किया, वो उनका वो फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि एक बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन लेकर आप खेल रहे हो लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपके पास जो डेविड वार्नर है, आपके पास पृथ्वी शाह है, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो लेकिन सामने वाली टीम आपसे बेहतर परफॉर्मेंस आपके पास ऋषभ पंत अपने आप में आप खुद हो, उसके बाद फिर आपके पास रोमन पावेल है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप फील्ड में जो है उस टैलेंट को जो है परफॉर्मेंस में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। और आप देखेंगे कि राजस्थान रॉयल एक बहुत ज्यादा स्टार प्लेयर की टीम नहीं है, लेकिन एक टीम की तरह परफॉर्म कर रही है, और ये टीम मुझे लगता है कि ये टीम फाइनल में जाने लायक है, ये फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि ये आप देखेंगे देवदत्त पड्डीकल है, उसके बाद फिर आपको संजू सैमसन है, उसके बाद आपके जो है प्रसिद्ध कृष्णा, तो इनका बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सभी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। सिर्फ एक रेयान पराग को छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी फील्डिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनसे भी आप जो है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन जो शो कर रहे हैं, इनकी कप्तानी भी जो है अप टू द मार्क नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इनको रोमन पावेल को उन्होंने 7 या 8 नंबर पे उन्होंने बैटिंग पे उठाया है, और उसके ऊपर अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को बैटिंग करने के लिए भेजा है, जबकि आपको एवरेज जो है उस समय 14 या 16 रन का चाहिए था। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 19 ओवर जो मैडिन 19 ओवर मैडिन डाला है उन्होंने, और विकेट भी लिया है, तो ये उस मैच का टर्निंग पॉइंट था। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली को इससे निकल के
और इस टूर्नामेंट में आगे जाना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जैसे राजेश भाई ने बोला ना कि जो कप्तानी है, आप देखिए कल खलील का बॉल जब उन्होंने पहला ओवर डाला तो जॉस बटलर को समझ में नहीं आ रहा था, दो चौके लगे, दोनों थर्ड मैन पे लगे। उसमें जो पहला वाला लगा था तो ऑलमोस्ट अगर थर्ड मैन होता तो उसके हाथ में बॉल जाती थी और कैच छोड़ सकते थे वो, पर उन्होंने क्या करा, खलील से एक ओवर डलवाया, इसके बाद वो ललित को लेके आ गए ऑफ ब्रेक को। तो मतलब उन्होंने क्या करा कि जो आपका मीडियम पेसर का बॉल इतना अच्छा स्विंग हो रहा है तो फिर आप मीडियम पेसर से करवाओ ना पूरे 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं, हो सकता है उसमें आपको विकेट मिलती, क्योंकि मैंने देखा कि 2-3 ओवर तक बटलर नए बॉल के साथ में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, संघर्ष करते दिखाई। और बटलर को आपने अगर जल्दी आउट कर लिया शुरू में 10-12 रन के अंदर तो बटलर आउट होगा तो ठीक है, अदरवाइज उनका पर्पल पैच चल रहा है। बटलर जो है शॉर्ट कवर में कैच दे के जाते हैं या बैट पैड में से बोल्ड होते हैं, ये उनका जो है एक टेक्निकल फ्लॉ है। बटलर को आपने जल्दी आउट कर लिया तो ठीक है। इनकी कप्तानी में ऋषभ पंत की आप देखेंगे कि कुलदीप यादव ने 3 ओवर किए, शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर किए, अक्षर पटेल ने 1 ओवर किया, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है बॉलर भी यूटिलाइज नहीं किए, तो ये उसका कल फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन भी था। और जैसे मैं बोल रहा था कि बॉलिंग का जो चेंजेस हैं, जब आपका बॉल मीडियम पेसर बॉल आपके इतने अच्छे डाल रहे हैं, शार्दुल ने भी बहुत अच्छी बॉल डाली नए बॉल से और खलील ने भी बहुत अच्छी डाली, फिर आपने उनको सडनली चेंज किया, एक ओवर डलवाया फिर चेंज कर दिया, फिर ऑफ ब्रेक लेके आ गए, फिर जब उनकी पिटाई हुई तो फिर आप अपना कुलदीप को और इनको लेके आ गए। तो मतलब कि क्या हुआ कि कल बिखरा बिखरा था, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि, और मेरे ख्याल में जिस हिसाब से पिटाई हुई 222 रन की, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए और उसका नतीजा हुआ कि आखिरी ओवर में जाके उन्होंने और उसको जिसको कहते हैं कि एम्पायर से झगड़ा करना और इसे सब कंट्रोवर्सी पैदा करना और ये सब करा। अल्टीमेटली 6 बॉल पे 36 रन मतलब बनाना इतना आसान नहीं है, बन भी सकते हैं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने क्या करा, ये ऋषभ पंत के कारण ही मैच हारे हैं। 3 बॉल के बाद जब 3 बॉल पे छक्के लग गए फिर आपने मैच रुकवा दिया, बल्लेबाज का रिदम जो एक तो होता पूरा है, रिदम ही तोड़ दिया आपने, बिल्कुल तो जिसको कहते हैं ना कि इसके बाद क्या बॉलर को टाइम मिल गया, सामने वाली टीम को आपको मौका मिल गया कि हमको क्या करना और कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो वो पूरा रिदम टूट गया और उसके कारण ही जो मैच था ये शायद बहुत अच्छा मैच हो सकता था और करीब जाता। लेकिन मेरा एक पर्सनल इसमें ओपिनियन था क्योंकि ये जो है बैट्समैन का गेम है, यहाँ पर जो है एक मतलब ह्यूमन एरर है एम्पायर निखिल पटवर्धन की, कि जब आपको डाउट होता है, जहाँ शंका होती है, इसी के लिए थर्ड एम्पायर रखा गया है। और एक छोटी सी गलती जो है वो मैच हो सकता है, इसके बावजूद भी जो है मैच इनके फेवर में ही जाता, लेकिन जो है एक छोटी सी गलती है, थर्ड एम्पायर इसीलिए है तो ये ऑप्शन यूज करना चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार जो है, अब चर्चा व्यवहार की कि ये चर्चा व्यवहार वो थर्ड एम्पायर के पास जा नहीं सकता है क्योंकि 6 पड़ा था उस पर, उसने रन लिया या छक्का मारा या वो कुछ भी होता, ये नए नियमों के मुताबिक अगर रन बने उस पर तो थर्ड एम्पायर तक वो मसला नहीं जाता, तक वो आउट नहीं होगा जब तक आप थर्ड एम्पायर के पास नहीं जा सकते। अगर वो आउट होता है तो आप थर्ड एम्पायर को रेफर कर सकते हो कि नो बॉल है, मतलब कुल मिलाकर अगर रन पड़े हैं तो वो फील्ड एम्पायर का डिसीजन ही सर्वमान्य उस दौरान होगा। और यही इस पूरे विवाद की जड़ रही, जिस पर कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम खेल भावनाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि फिर भी जिस तरीके से गवर्निंग बॉडी ने तत्काल सख्त एक्शन लिया है ऐसे खिलाड़ियों पर जिन्होंने क्रिकेट की भावनाओं के विपरीत काम किया है, तो वो एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ आज होने वाले मुकाबलों की हम बात कर लेते हैं। 2 बड़े मुकाबले आज हमारे सामने होने वाले हैं। सर, पहला मुकाबला गुजरात जो कि शानदार फॉर्म में है, ये टीम पहली बार टूर्नामेंट में उतरी है, आईपीएल में एक तरीके का नया जो आगाज किया है लखनऊ और गुजरात ने, और दोनों टीमें अच्छा कर रही है। तो गुजरात का मुकाबला आज केकेआर से होगा। अंक तालिका की बात करें तो गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है शानदार प्रदर्शन के बल पर, जबकि केकेआर की टीम पिछले कुछ मुकाबलों से संघर्ष करती हुई फिलहाल अंक तालिका में नंबर 7 पर है, अच्छी टीम होने के बावजूद। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, आप जैसे गुजरात की टीम बहुत अच्छा कर रही है, केकेआर शुरू में बहुत अच्छा किया पर बीच में गड़बड़ा हो गया। इसके बाद उनका भी क्या हुआ कि उन्होंने भी अय्यर को, अभी आपने देखा होगा पिछले मैच में 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करवाया था उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओपनर से 6 नंबर पे बैटिंग कराएंगे और आप फिर उससे उम्मीद करेंगे कि आखिरी ओवर में जाके वो फिर वो मारे, तो मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम दिख रहा है। पर आज देखिए किस कॉम्बिनेशन से वो खेलते हैं तो ये समय बताएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर केकेआर हारी तो उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि गुजरात की टीम बहुत अच्छी है, बैटिंग बॉलिंग उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और शायद आज हार्दिक पांड्या खेलेंगे। तो ये एक बुरी खबर केकेआर के लिए, बुरी केकेआर के लिए बुरा हो सकता है, गुजरात के लिए अच्छा है, गुजरात के लिए अच्छा है, दर्शकों के लिए अच्छा है कि वो हार्दिक पांड्या को खेलते हुए देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो मैच होगा, अच्छा मैच होगा आज। सर, आज अच्छा मैच इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अब जो भी टीमें हैं सब मुकाबले उनके लिए डेंजर जोन वाले रहेंगे। जो टीमें कंफर्टेबल पोजीशन में नंबर 1, 2, 3, 4 को हम छोड़ दें तो बाकी जो टीमें हैं उनके लिए अब संघर्ष का दायरा बढ़ जाएगा। मैच दर
कसावट होती जाएगी। यहाँ केकेआर के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीम कॉम्बिनेशन में ये भी किसी से कम नहीं है। इनके पास टैलेंट अच्छा है, इनके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उनके पास ओपनर में अभी तक जो है एरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर वो सक्सेस नहीं हो पाया। इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल पा रहा है और इन्हें बीच में जो प्रयोग कर लिए अब इनके पास जो है समय नहीं रह गया, क्योंकि अब इनको कमबैक करना है, वो आखिरी दौर में चल रहे हैं ये। तो श्रेयस अय्यर के साथ में जो है एक इनिंग को रोटेट करने वाला प्लेयर इनके पास नहीं है जो कि लंबा लेके जाए, तो ये स्कोर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर के वेंकटेश अय्यर हैं, उनको लेके मुझे बड़ी चिंता है कि उनका जो है, सभी को चिंता है कि जी हाँ उनका टीम में अब जगह जो है कॉम्बिनेशन जो है बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि वो टीम में जगह पाते हैं कि, क्योंकि उन्होंने जो है यूएई और जो दुबई में मैच हुए थे तो वहाँ पे विकेट इस तरह के थे कि वहाँ स्कोर 160 150 था, तो जहाँ पर आपने 40-45 बॉल में 60-70 रन बना दिए, 60 रन बना दिए, या आपने जो है 48 बॉल में जो है आपने 65 रन बना दिए, तो एक अच्छा स्कोर माना जाता था। तो इनका जो वेंकटेश अय्यर का जो खेलने का तरीका है वो शुरू इनिंग को बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं। अभी यहाँ जो विकेट है वो ऐसे हैं कि आपको 30 बॉल में 50 चाहिए किसी प्लेयर से, और बना रहे हैं प्लेयर। जॉस बटलर वही कर रहे हैं, शुरुआती 5-7 ओवर में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर जो है आपको अगर आपने 40 बॉल में आपने 50 बनाए तो आप 160-165 पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ विकेट ऐसा है कि यहाँ पे आपको 200 पे भी आप सेफ नहीं है, तो आपको यहाँ पे शुरू से स्ट्रोक करके खेलना है। तो कलकत्ता के साथ दिक्कत यही है। दूसरा जो है बैटिंग लाइनअप में भी सुनील नारायण को कहाँ खिलाएं, फिर आंद्रे रसेल को बैटिंग के लिए कब भेजें, तो अभी जो है मैकुलम के लिए बड़ा सरदर्द हो गया है कि वो टीम का ऑर्डर किस तरह से रखें जिससे कि वो टीम का जो टैलेंट है वो परफॉर्मेंस में निखर के आए। दूसरा मेरा यह कहना था कि जैसे आंद्रे रसेल, मुझे ऐसा वो भी अभी रन नहीं बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आंद्रे रसेल को वन डाउन कराएं और अगर मान लो जल्दी विकेट गिरता है और वो पावर प्ले में यूज करते हैं, क्योंकि अगर आंद्रे रसेल पावर प्ले का यूज सबसे अच्छा करेंगे, अगर एक वो प्रयोग करना तो किया जा सकता है। अगर वो आंद्रे रसेल को अगर मान लो कि अगर जल्दी वेंकटेश या वो एरन फ्रेंच में से कोई आउट होता है और वो आंद्रे रसेल के ऊपर चांस लेते हैं, अभी तक टीम क्या कर रही है कि आंद्रे रसेल को बात के लिए रख रही है। आखिरी के 5 ओवर में आंद्रे रसेल के लिए 5 ओवर या 15 ओवर से कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे ही खेलते हैं जैसे आखिरी में खेलते हैं, पहले खेलते हैं। पर मुझे लगता है कि जब फील्डिंग चारों तरफ रहती है, फैली हुई रहती है कि सब आपके पूरे फील्डर बाहर हैं 30 यार्ड से, तब वो बैटिंग करने आते हैं। मेरे ख्याल में अगर पावर प्ले में आंद्रे रसेल बैटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर और अच्छा हो सकता है कलकत्ता में। तो ये भी एक सुझाव है कि कहीं ना कहीं जब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो उसे ठीक करने के लिए अपनी जो सबसे मजबूत स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा ऊपर लाया जाए, उसे मजबूती के लिए थोड़ा प्रमोट किया जाए। लेकिन आज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नजरें रहेगी 2 अहम खिलाड़ियों पर। दोनों हरफनमौला है और दोनों ने कम समय में अपने प्रदर्शन के बल पर बखूबी नाम कमाया है। एक तरफ वेंकटेश अय्यर जो लास्ट IPL हुआ था उसके सिकंदर थे, अपनी टीम को बहुत ऊपर तक ले जाने में, खिताब की दावेदारी तक ले जाने में इस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में, इस संस्करण में वेंकटेश अय्यर अपने पुराने फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या, क्योंकि भारतीय टीम में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर है और दोनों करिश्माई खिलाड़ी हैं। सर, आज दोनों खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है। बिल्कुल, अब अय्यर खेलते हैं या नहीं खेलते ये देखना पड़ेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है बहुत बड़े प्लेयर हैं। इनकी सिर्फ फिटनेस इनके जो है बीच में आड़े आ रही है, और मैं समझता हूँ कि शायद रवि शास्त्री हो, MS धोनी हो, या आपके जो रोहित शर्मा हैं, वो इनका लोहा मानते हैं। तो इनकी फिटनेस की प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो है ये सिंगल हैंडेडली कोई भी मैच को जो है जिता सकने में सक्षम है, और इसी के कारण ये परफॉर्म कर रहे हैं तो टीम आगे जा रही है। पिछला मैच फिटनेस के कारण नहीं खेले, बस यहीं पर जो है बड़ा दुख की बात है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सभी में परफेक्ट है, लेकिन ये देश को अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है फिटनेस के कारण। सर, यही वाला सवाल आपसे भी मैं ये बोल रहा था कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैंने आज शायद आपको पिछले वाले शो में भी यही बोला था कि वेंकटेश अय्यर का कोई कंपैरिजन नहीं है हार्दिक पांड्या। नहीं, हम कंपैरिजन सर करते हैं भारतीय टीम में 11 खिलाड़ी को स्लॉट के लिए। मैंने आपसे फिर बोला कि हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में वेंकटेश जगह ले सकते हैं, ये कंपैरिजन है। अगर हार्दिक पांड्या फिट होंगे तो डेफिनेटली पहली चॉइस हार्दिक पांड्या बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। वेंकटेश अय्यर खराब नहीं है या, पर क्या होता है कि एक कंपैरिजन होती है ना कि साहब बॉलिंग तो 140-142 से स्पीड से बॉल फेंकते हैं, बैटिंग तो वो नो डाउट सब जानती हैं, फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी, तो कोई कंपैरिजन उससे करना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहीं जगह बन सकती है तो वो बैटिंग के कारण ही बन सकती है वेंकटेश अय्यर की, तो वो बैटिंग से ही कर सकते हैं, जो अभी वो बहुत फेल हो रहा है। अभी उनको सोचना पड़ेगा फ्रेंचाइजी, क्योंकि उनका 18 का एवरेज है 6 मैच में,
109 रन और केवल 18 का एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं अभी। तो ये सोचने वाली बात है वेंकटेश के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आज वो खेलेंगे तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो रन करेंगे। तो केकेआर का मुकाबला गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम से, उसके बाद आज दूसरा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु की टीम चर्चा इस बार कम हो रही है इस टीम की, लेकिन ये टीम प्रदर्शन हर संस्करण की अपेक्षा इस बार शुरुआती दौर से बेहतर करती आ रही है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो शुरुआत इस टीम की भले ही लड़खड़ाती भरी हुई हो, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन की कप्तानी में इस टीम ने जोर पकड़ लिया है और एक तरीके से विजय रथ पर सवार है। सर क्या करेंगे? डेफिनेटली देखिए, आरसीबी जो है एक बहुत मजबूत टीम है। इनके पास जो है विराट कोहली रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फाफ डु प्लेसिस ऊपर जो है वो आखिरी तक मैच को लेके जाते हैं। बीच में ब्लास्ट करने के लिए जो ग्लेन मैक्सवेल है, मैच कहीं फंसता है तो आपने देखा कि जो है दिनेश कार्तिक ने अपने एक्सपीरियंस का क्या बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल जबरदस्त उन्होंने कई जो है फंसे हुए मैच को उन्होंने जिता दिया है। दूसरा बॉलिंग आप लाइनअप देखेंगे तो आपके पास जो है मोहम्मद सिराज है, इनके बाद हेजलवुड ने एक ही मैच में जो है पिछले मैच में 3 विकेट झटक कर जो है उन्होंने 19वें ओवर में मैच खत्म कर दिया था। फिर आपका हसरंगा है जो राइट आर्म लेग स्पिनर जो श्रीलंका के हैं, वो भी बहुत एक अच्छे गेंदबाज तो हैं ही हैं, वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो ये टीम जो है थोड़ी मजबूत दिख रही है और मेरे को लगता है कि ये जो है ये प्लेऑफ में जाएगी। सर सनराइजर्स हैदराबाद को हम शुरुआती दौर में जब 2 मुकाबले हारे थे, आपसे ही चर्चा हो रही थी, हमने सोचा था कि ये टीम किसी को भी अब 2 अंक देने के लिए टूर्नामेंट खेलेगी, लेकिन वहां से ऐसा पूरा रुख पलटा केन विलियमसन की कप्तानी में कि लगातार 4 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं। बिल्कुल, और देखिए उसमें उन्होंने त्रिपाठी है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग किया, विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग किया। तो उनका भी अब कॉम्बिनेशन जिसको बोल रहे ना कि बढ़िया, एक तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उमरान मलिक, इसके बाद आपका क्या बोलते हैं लेफ्ट आर्म नटराजन, तो उनका बॉलिंग उनका बहुत अच्छा है। तो उनका क्या बैटिंग और बॉलिंग अब क्या धीरे धीरे वो लोगों ने लय पकड़ ली है। तो मुझे लगता है जो आज आरसीबी से मैच होगा, मुझे आज लगता है कि अनुज रावत की शायद रजत पाटीदार को आज वो खिलाएं। अच्छी बात है सर, हाँ, अगर वो खिलाएंगे तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है क्योंकि वो 3-4 मैच से अनुज रावत ने रन नहीं बनाया, तो हो सकता है रजत पाटीदार को एक मौका मिले। तो एक वो अच्छी इंदौर के लिए खबर होगी कि इंदौर का लड़का और आज खेल सकता है। तो देखते हैं, मुकाबला तो अच्छा होगा और मेरे ख्याल में वो पूना में मुकाबला है और वहाँ का विकेट देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर वो बताया। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु परिवर्तन करने की गुंजाइश में तो है, क्या रजत पाटीदार जो कि इंदौर के खिलाड़ी है उन्हें मौका मिलेगा? हम आपको बता दें एक शानदार बल्लेबाज है रजत पाटीदार और उसके साथ क्षेत्र रक्षण में भी उनका कोई सामी नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग के दम पर भी वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान क्रिकेट की दुनिया में बना चुके हैं। सर लेकिन यहाँ पर एक खास खिलाड़ी की हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, वो है विराट कोहली। इतनी क्षमता इस खिलाड़ी में है कि अब कई बार शब्द कम पड़ने लगे थे, लेकिन पिछला जो पूरा सीजन उनके लिए रहा है क्रिकेट का, वो इतना ज़्यादा मायूसी भरा रहा है और ये 3 साल शतक का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। उनकी पारियां तो चल रही है लेकिन यादगार नहीं बना पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 100 मैच हो गए हैं और उसमें उनका एक भी शतक नहीं है इंटरनेशनल और आईपीएल मिला के। तो वो अपने आप पर जो है उनको कहीं ना कहीं शंका होने लगी है और कुछ बेहतरीन कैचेस वगैरह भी पकड़ा गए हैं। लेकिन विराट कोहली का अगर हम देखेंगे पिछले 1 साल में, तो उनका जो एक मानसिक मजबूती है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी बिखरी है, डगमगाई है, क्योंकि उन्होंने जो है वर्ल्ड कप के पहले रिजाइन कर दिया, फिर उन्होंने बेंगलोर की कप्तानी को रिजाइन कर दिया। तो वो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी जो है तो इंसान ही है, मानव है, उसके दिमाग पर जो बाहर में मीडिया वगैरह के सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आप अभी भी देखेंगे कि वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन खेलता उसी जोश में है, उसका अंदाज वही है। और वो जिस दिन जो है उसने अपने लय पकड़ी तो एक के बाद एक जो है वो शतक बनाने वाला खिलाड़ी है। ये लोग, ये प्लेयर ऐसे फाफ डु प्लेसिस हुए, ग्लेन मैक्सवेल हुए, ये लोग जो है क्राउड कैचर हैं। ये लोगों को घर से निकाल के स्टेडियम तक लेके आते हैं। उसमें एक नया नाम शामिल हो गया है उमरान मलिक। मैं ये इनकी इसके बाद ये सवाल करने वाला था, क्योंकि उमरान मलिक जो है 150 की स्पीड में बॉल फेंक रहे हैं, तो हम भी अपने घर में बैठे हुए गर्मी के दिनों में अपना टीवी सेट ऑन करते हैं कि हमें उमरान मलिक की बॉलिंग देखना है कि 150 की स्पीड में फेंकते हैं। और विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और उमरान मलिक का कैसा मुकाबले होने वाला है। और डेल स्टेन ने उनको इतनी अच्छे तरीके से उनको जो है वो उनको फीडबैक कर रहे हैं। तो उमरान मलिक जो है एक नया खिलाड़ी तैयार हो रहा है जिसकी विश्व क्रिकेट में भी अब चर्चा होने लगी है। तो वो एक्साइट हम लोगों को भी करता है। तो वो आज मुकाबला देखने के लिए हम जो है बहुत
इंतजार कर रहे हैं। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जब शुरुआती 2 मुकाबले हुए थे तो हम लोग मैच उनके देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से इस गति के जादूगर उमरान मलिक ने शानदार प्रदर्शन किया तो अब सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी देखने का आनंद आने लगा है। सर क्या कहेंगे? डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि सारी टीमें जो भी तीनों चारों मैचें हुए उनके जो जीते हैं 150, 160, 165, तो उन्होंने बताया कि हमारी बॉलिंग में दम है और हम अपनी बॉलिंग से भी हम मैच जीतेंगे। तो उन्होंने आप देखिए सारे मैचेस जो जीते हैं बाद में चेस करके जीते हैं और उन्होंने रन बनाए, और बीच में 1 या 2 मैच में तो केन विलियमसन आउट भी हो गए थे, तो त्रिपाठी ने वो रोल अदा किया और उसके बाद उन्होंने मैच जिताया। तो जो टीम मैंने आपको बोला ना कि उसने लय पकड़ ली है, और मुझे लगता है कि आज भी जो मैच होगा वो अच्छा मैच होगा। अच्छा मैच तो वैसे अंक तालिका के लिहाज से भी होने वाला है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है और 5वें नंबर पर, यानी दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो टीम है केन विलियमसन की। सर आज के मुकाबले के बाद ये तो तय हो जाएगा कि सनराइजर्स हैदराबाद को कितना और ऊपर जाना है। बिल्कुल डेफिनेटली, और अगर वो मैच जीतते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो 5 मैच कंटिन्यू जीतते हुए दिखेंगे हमको। और फिर बाकी जो टीम है उनको भी डर लगेगा कि नहीं हम जितना इजी समझ रहे थे उतना इजी है नहीं। तो मुझे लगता है मैं जो बोल रहा हूँ आपसे कि जो मैच होगा वो आज मज़ेदार मैच होगा। सर वैसे बात हम करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक खास खिलाड़ी की, दिनेश कार्तिक। इस खिलाड़ी ने अपने आप को बेस्ट फिनिशर साबित करके अब तक के आईपीएल के सफर में बता दिया है। नजरअंदाज किया जा रहा था कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी को, लेकिन एक बार फिर किस तरीके से उभर कर चुनौतियों को पार पाने के बाद खुद को साबित करना पड़ सकता है और पढ़ के बताया जा सकता है, वो करके बताया दिनेश कार्तिक ने। सर क्या कहेंगे? देखिए उन्हें वास्ट एक्सपीरियंस है, रणजी ट्रॉफी काफ़ी समय से खेल रहे हैं, उन्होंने जो है T20 भी खेला है, वनडे क्रिकेट भी खेला है, इंडिया की तरफ से जो है उन्होंने टेस्ट मैचेस वगैरह भी खेले हैं। तो और दूसरा जो है महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक एक ही एरा में लगभग क्रिकेट खेलते रहे, जिसका खामियाजा दिनेश कार्तिक को भुगतना पड़ा, क्योंकि धोनी जो है किसी भी दिन बेहतर थे उनसे। लेकिन दिनेश कार्तिक ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने क्रिकेट खेलते रहे और उन्होंने कुछ धोनी से सीखा भी कि मैच को जितना डीप ले जाना है उसको ले जाइए, क्योंकि आप निचले क्रम में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको मैच को जितना लंबा ले जाएंगे आपके जीतने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। और उन्होंने यही किया, और दिनेश कार्तिक ने जब आखिरी ओवरों तक ले गए उन्होंने 19वें 20वें ओवर में ब्लास्ट करके उन्होंने मैच को जितवा दिया। तो दिनेश कार्तिक जो है ये सब अनुभव से आता है, और ये जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो यंग प्लेयर हैं आपके वेंकटेश अय्यर है और अभी जो तिलक वर्मा है, ये जैसे जैसे खेलेंगे ये मैच्योर होते जाएंगे, और फिर जो इस तरह से ये भविष्य में भी ये लोग मैच जितवाएंगे, इंडिया को भी जितवाएंगे और जिस फ्रेंचाइजी से खेलेंगे उसी को भी जितवाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आज उनकी फेवरेट टीम कौन सी है सर पहले मुकाबले में, जीटी या फिर केकेआर? नहीं, मेरी तो गुजरात टाइटंस है और मैं बिल्कुल उसके साथ जाना चाहूँगा कि उसका जो बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। और तो अभी हालिया प्रदर्शन केकेआर का थोड़ा हाँ, और केकेआर का प्रदर्शन से नहीं, पर जो तो टीम है, जैसे कल भी मैं आपसे बोल रहा था और आज भी यही बात बोलूंगा कि जिसका बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा होगा उस टीम के जीतने के चांसेस सबसे। इंदौर की खिलाड़ी की टीम आप पसंद नहीं कर रहे, ये ध्यान रखा जाएगा। सर आपकी पसंदीदा टीम? गुजरात टाइटन मजबूत टीम है, T20 में 1 प्लेयर 2 प्लेयर भी मैच को पलट देते हैं, लेकिन गुजरात टाइटन जो है अपने आप में बहुत मजबूत टीम है। हमने राशिद की बात ही नहीं करी, राशिद ने पिछले मैच में जो है उन्होंने बल्लेबाजी के दम पर उनका रिस्ट इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने सिर्फ रिस्ट से जो है 3 छक्के लगा के जो है मैच को पलट दिया। उनके राइट आर्म लेग स्पिन गुगली गेंदबाजी का जो है स्वच्छता का संदेश देते हुए छक्के लगाए उन्होंने। जी हाँ, तो वो गुजरात टाइटन अपने आप में जो परफेक्ट टीम है, मतलब उसमें जो टीम कॉम्बिनेशन है और वो एक टीम की तरह से खेल रहे हैं, तो कलकत्ता को उनको हराने के लिए जो है ना बहुत बड़ा कदम जो है। पर मुझे लगता है कि आज कलकत्ता जीत जाएगी सर। आज वेंकटेश अय्यर भी रन टूर्नामेंट के लिए अच्छा रहेगा इसीलिए सर, बस इसीलिए। जी दूसरा बोल रहा था कि आपने बोला कि बीच में जब हमारी दिल्ली के ऊपर बात चल रही थी तो आपने बोला कि उनके ऊपर ऋषभ पंत और उनको जुर्माना लगा है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि प्रवीण आमरे को क्यों बाहर बिठाया। वो मैदान के अंदर आ गए, वो उनको भेजा किसने था? नहीं वो क्या उनको भेजा था ऋषभ पंत। सर वो भी एक सीनियर खिलाड़ी है, अगर किसी ने भेजा कैप्टन के कहने पे बेचारा अंदर आया आदमी, जिसको कहते ना कि गरीब आदमी पे गाज गिरती ना, आज वही काम बीसीसीआई ने फिर किया है कि उस आदमी को एक्चुअल में अगर बैन लगना था या एक मैच का बैन लगाना था ऋषभ पंत पे लगाना था। सारी कंट्रोवर्सी तो उन्होंने चालू की थी सर, उनके कारण ही हुई थी, पर वो कैप्टन तो उन्होंने बोला प्रवीण आमरे को अंदर जाने के लिए। प्रवीण आमरे थोड़ी जा रहे थे अंदर, उन्होंने भेजा अंदर। मतलब कार्रवाई पर भी थोड़े से सवालिया निशान यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट उठा रहे हैं। लेकिन बात कर लेते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सर आपकी चॉइस? मेरी राजस्थान, मेरी सॉरी आरसीबी रहेगी मेरी। आरसीबी बिल्कुल, मतलब तय कर लिया है आज। और सर आपकी टीम? ये 60-40 मैच है और आरसीबी के फेवर में रहेगा, और मैच है आपका सीसीआई में ब्रबन स्टेडियम में,
बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छा विकेट है, एक साइड बाउंड्री भी छोटी है और रन ज़्यादा बनना चाहिए इस विकेट पे, तो बेंगलोर मजबूत टीम। वैसे सर मैं एक बात बताऊं, अभी तक का हमारा जो आईपीएल का सफर और जो शो रहे हैं उसमें सनराइजर्स हैदराबाद को हमारे एक्सपर्ट का साथ अभी तक नहीं मिला किसी भी मैच में, लेकिन वो टीम जीती, ये भी बात रही है क्योंकि इस टीम ने मतलब कहीं ना कहीं चमत्कारिक प्रदर्शन तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा करके बताया, मानेंगे अच्छा है, आप अगर ये आपकी बात सुन रहे हैं वो तो अच्छा है कि हम उनके अगेंस्ट में जाते हैं, हम उनके फेवर में नहीं करते, वो फाइनल प्ले ऑफ में खेलें। हाँ नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने कहीं ना कहीं क्योंकि स्टार्स खिलाड़ियों की कमी है, बावजूद उसके इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर अब शुरू होने को है एक खास मुकाबला जिसमें गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम है और उसके सामने केकेआर है जो अंक तालिका में नंबर 7 पर है, संघर्ष करती दिखाई दे रही है, लेकिन क्षमतावान खिलाड़ियों की दोनों टीम में कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि एक शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। और यहाँ हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीत लिया है और जिस तरह से पैटर्न चला आ रहा है कि टॉस जीतने के बाद पहले कप्तान जो है वो गेंदबाजी का फैसला लेते हैं, लगभग वही परिपाटी हम यहाँ देख सकते हैं। वैसे सर कंडीशन का फायदा तो अब मिलना नहीं है, लेकिन इस बार बैटिंग नहीं है, ये भी एक सर चर्चा का विषय, क्योंकि ये पहले ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक। क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने शायद देखिए अब जैसे राजस्थान रॉयल ने टॉस हारा और पहले बैटिंग की और मैच जीते, और ये डे गेम है, ये डे गेम है, इसमें ड्यू फैक्टर आएगा नहीं। पर अभी तक सर जितने भी मैच हुए हैं ये पहले कप्तान है जिन्होंने बल्लेबाजी लिए टॉस जीतकर। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डे गेम में, और जैसा राजेश भाई पहले बोल रहे थे कि अब धीरे धीरे विकेट गर्मी के कारण बदल रहा है, तो कप्तान हो सकता है बदल रही है कि बाद में 20 ओवर के बाद जब ये विकेट होगा तो थोड़ा सा स्पिन को शायद ये हेल्प करे, इसलिए उन्होंने भी आता है ऑफ द विकेट धीरे धीरे जो है विकेट को। और दूसरा जब बल्लेबाज, जब सामने वाली टीम आपको अपने आप में खुद शंका है अपने परफॉर्मेंस पे, तो वो चेस करने में वो जो है 1.5 गुनी हो जाती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं कप्तान के जहन में रही होगी, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि अपने अटैकिंग फैसले के लिए जाने जाते हैं, आज एक बार फिर उन्होंने एक आक्रामक फैसला लिया है और बल्लेबाजी खुद करना तय की है, क्योंकि टॉस जीतकर अब तक इस टूर्नामेंट में जितने भी मुकाबले हुए हैं कप्तानों ने टॉस तो जीता लेकिन बल्लेबाजी करना पसंद नहीं किया। तो यहां से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बदली हुई दिखाई दे रही है। कितना फायदा होगा पहले बल्लेबाजी करने पर ये तो पता लग जाएगा कुछ ही देर में, लेकिन इतना जरूर है कि एक परिपाटी यहाँ बदली हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। बेंगलुरु भी विजय रथ पर सवार है और हैदराबाद की टीम भी विजय रथ पर सवार है। ऐसे में एक दूसरे का काट कौन ढूंढ पाता है ये देखना भी आज के दूसरे मुकाबले में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।